गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित नए वीडियो उपलब्ध हो सके और उनका फायदा उठा सकें। अपने टॉपिक चला था फसलों उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन की क्रॉप प्रोडक्शन है वो अपन किस प्रकार से यानी कि फसलों का उत्पादन हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, जिसमें अपन ने राइस, मेज, मक्का, चावल इनकी खेती के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो अनाज उत्पादक में से सबसे महत्वपूर्ण फसल है गेहूं की वैज्ञानिक खेती। गेहूं की वैज्ञानिक खेती जो चावल के बाद, चावल इंडिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है वो चावल। चावल के बाद दूसरे नंबर पर आता है गेहूं। ठीक है, गेहूं की चपाती बनाकर भोजन के रूप में ग्रहण की जाती है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है और ट्रिटिकम एस्टाइलम। ट्रिटिकम एस्टाइलम कुल पोएसी या ग्रेमिनेसी कुल का सदस्य है और पादप है वो है एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, और अग्रणी अनाज वाली फसल भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी पर बात करें, इसमें क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्रों की संख्या है वो इसमें 642 यानी कि ये आपका है हेक्साप्लोइड वीट। सतगुणित गेहूं, और इस सतगुणित गेहूं को जब भारत में भूखमरी बढ़ी उस समय आजादी के बाद में वो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन और बोने गेहूं के जनक नॉर्मन ई. बोरलम दोनों ने मिलकर के वाइल्ड वैरायटी और कल्टीवेटेड वैरायटी को आपस में हाइब्रिडाइज करवाया, संकरित करवा करके एक नया हेक्साप्लोइड बीज निर्मित किया गया, और वो भी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वर्तमान में 42 है, जिसको 6N कहते हैं, और इसी को वर्तमान में भारत में चपाती के रूप में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। और हरित क्रांति है वो गेहूं के संदर्भ में ही इंडिया में हुई थी। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था ना, आपको बताया था जब मैंने एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ाया था उसमें पादप प्रजनन, तो इस पादप प्रजनन में गेहूं का ओरिजिन बताया था। लास्ट वीडियो में डिस्कशन करना तो उसमें गेहूं का ओरिजिन बताया था, वीट का ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुआ इंडिया में, और फिर किस प्रकार से हरित क्रांति देश में लाई गई। तो गेहूं के उत्पादन से संबंधित या अनाज जितने भी हैं, जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों के संदर्भ में जो फसल उत्पादन का कार्य संपादित होता था उसको कहते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, और भारत में हरित क्रांति लाने का पूरा श्रेय वो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन ने हरित क्रांति में ज्यादा से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करके भारत की भूखमरी को दूर करने का कार्य संपादित किया था। ये तो गेहूं की कुछ जनरल सामान्य बातें मैंने आपको बता दी। अब के सर यदि हमें गेहूं का खेत के अंदर कल्टीवेशन करना है, बुआई करनी है और इसका उत्पादन हमें लेना है तो कैसे लेते हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अपने महत्व या इम्पोर्टेंस की। महत्व या इम्पोर्टेंस, गेहूं का क्या इम्पोर्टेंस है भाई? वही आपका अनाज उत्पादक प्लांट है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर का एक भोजन का एक मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट, जिसके हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या है जरूरी है, तो उनके लिए ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। और जिसमें गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा है वो 62 है,
62 से 71% तक के कार्बोहाइड्रेट इसमें देखने को मिलता है। गेहूं के उपयोग मुख्य रूप से इसका आटा पीस करके इनकी रोटी बनाई जाती है, चपाती बनाते हैं, डबल रोटी, बिस्किट, सूजी, दलिया, मैदा, पेस्ट्री इत्यादि प्रकार के पौष्टिक आहार बना करके भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। गेहूं एक गेहूं एक रबी की फसल है, ठीक है, जो शीत ऋतु में बोई जाती है। तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इनके अंकुरण के लिए, बीजों का अंकुरण होने के लिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान इष्टतम जो लेवल तक चाहिए, और इसकी वृद्धि और विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में होना जरूरी है। तो ये होता है उचित पौधे की वृद्धि और बढ़वार के लिए 50 से 60% तक की आर्द्रता है वो उपयुक्त पाई जाती है। तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 50 से 60% तक मानी गई है। ये था महत्व और जलवायु। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की, यानी कि मृदा और खेत की तैयारी है वो हमें किस प्रकार से करनी होती है, उनकी बात कर लेते हैं। गेहूं की अच्छी फसल के लिए उपयुक्त ब्लूई दोमट मृदा या दोमट मृदा है वो सर्वोत्तम या उपयुक्त रहती है। तो मिट्टी मृदा कैसी चाहिए? दोमट चाहिए, जिसमें जल धारण क्षमता वाली मिट्टी हो, जिसका पीएच मान 6 से 8.5, तो ये मिट्टी अच्छी रहती है। गेहूं खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी आप जुताई करें, यानी कि अभी खरीफ की सीजन खेतों में खड़ी है, इसकी जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तुरंत पश्चात आप खेत में क्या कर लें? जुताई करें। जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, और फिर 3 से 4 जुताई है वो देसी हल या कल्टीवेटर चला करके मिट्टी को भरपूरा कर लिया जाता है, ताकि मिट्टी है, मृदा है, वो भरपूरी बनी रहे। इसी के साथ जब अपन खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी के साथ एंडोसल्फान 4%, क्यूनाल-फॉस 1.5%, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ये चूर्ण मिट्टी में आप क्या कर दें? मिला दें, ताकि दीमक और भूमिगत कुछ कीट होते हैं, ये दीमक और भूमिगत कीटों के प्रकोप को रोकने का कार्य संपादित करता है। तो ये कार्य आप करके खेत की तैयारी जब कर रहे होते हैं, उसी समय इनको आप खेत के अंदर क्या कर लें? मिला। ठीक, उन्नतशील किस्में ऐसी कौन सी चावल की वैरायटी है कि अपन खेत के अंदर बोने से हमें फायदा होता है? तो चावल की उन्नतशील किस्में मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर देना। सिंचित के लिए DL कंचन, जिसको कहते हैं 803, ठीक है, और ये आपकी किस्म है रोली रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करती है। इसके अलावा एक फसल है लोक फस्ट, और लोक फस्ट है वो आपके सिंचित समय पर बोई जाने वाली पछेती किस्म है। एक तो अगेती होती है, आगे से बोना, ठीक है, टाइम टू टाइम, और पछेती का मतलब पीछे से बोना। तो ये एक लोक फस्ट है, सिंचित समय पर पछेती किस्म मानी जाती है। तो इससे ये इसकी क्या विशेषता है कि काली रोली से अधिक प्रभावित होती है, तो उनके प्रति ये सहनशीलता प्रदर्शित करती है। दूसरी है PBW 550। इसके अलावा राज 1555 सिंचित समय में बोई जाती है और रोली रोधक मानी जाती है। इसके अलावा राज 3077, राज 3765, राज 4037, राज 4079, राज 4083, राज 6560 और सुजाता जैसी किस्में हैं वो आप खेत में बो सकते हैं। इसके अलावा भी आपके राज
3077 ये मैंने आपको बता दी, राज 4083, राज लोक फर्स्ट इत्यादि। इसके अलावा GW 273, HD 2967, HI 1077, HI 1544, HI 8381, खारचिया 65, HI 617 सुजाता प्रकार की किस्में आप खेत में बो सकते हैं। तो ये 4-5 उन्नतशील किस्में आपको याद रखनी होती हैं, इसको याद रख लीजिएगा। अब बात करेंगे कि गेहूं की खेती हमें करनी है तो आप कितनी बीज की मात्रा लेंगे प्रति हेक्टर की दर से, और इनको किन रसायनों से उपचारित करेंगे ताकि इसमें कोई किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है। 100 किलोग्राम की देर से बुआई एसिडिक और लवणीय में होते हैं तो आप छिड़काव विधि से यदि करते हैं तो 125 किलोग्राम, डिवलर विधि से बुआई कर रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से आवश्यकता होती है। तो ये कंटेंट मात्रा प्रति हेक्टर की दर से आप क्विंटल 100 किलोग्राम तक के बीज है वो ले सकते हैं। और ये निर्भर करेगा कि आप कौन सी किस्म है वो प्रयोग में ला रहे हैं। वही आप ईयर कॉल या टून रोग होता है, इसमें ईयर कॉल या टून रोग होता है, तो इनसे बचने के लिए आप 20% नमक का घोल बनाएं और उस 20% नमक के घोल से आप बीजों को उपचारित करें, डुबो करके रखें और फिर खेत में इसकी बुआई करने से फायदा होता है। थायरम 2 ग्राम और 2 ग्राम कार्बेंडिज्म, ठीक है, 2 ग्राम मैंकोजेब, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से भी आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। तो ये थायरम, कैप्टान, कार्बेंडिज्म जैसी जो मेडिसिन है ये आपके कवकनाशी के रूप में काम करती है। तो जब अपन खेत में बीज बो रहे होते हैं तब नमी होती है और ये नमी है वो क्या करती है, कवक को अनुकूलित परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाती है और उसी अनुकूलित परिस्थितियों के कारण है वहाँ पर कवक उग जाती है। तो इसको आप इन थायरम, कार्बेंडिज्म और कैप्टान जैसी दवाइयों से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम सल्फेट का 50 लीटर पानी में घोल बनाएं और 24 घंटे के लिए बीजों को उसके अंदर डुबो करके आप रख करके ये कार्य संपादित किया जा सकता है। इसके अलावा आप खेत के बीजों के लिए पीएसबी का मतलब है फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और एजोबैक्टर, ये आपका ट्रिटिकम एस्टाइलम गेहूँ है वो अदलनी फसल है और अदलनी फसलों को नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो एजोबैक्टर और एरोबैक्टर जीवाणु करवाते हैं। लेकिन दलहनी फसलों में तो कौन कर लेता है भाई, राइजोबियम, कौन करता है, राइजोबियम। तो ये तो अदलहनी फसलें हैं तो आप इसको एरोबैक्टर और एजोबैक्टर से उपचारित करने से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का इसमें फिक्सेशन हो जाता है। बुआई का समय और विधि क्या है इसकी, तो बुआई सामान्यतः ये रबी की फसल है, ठीक है, और रबी की फसल के लिए यदि आप असिंचित बुआई कर रहे हैं, असिंचित मतलब जहाँ पर या तो रेल आती है, नदी चलती है या फिर रबी की सीजन में बारिश हो जाती है, तो असिंचित में आप अक्टूबर से 15 नवंबर तक, अंगेती सिंचित में 25 सितंबर से 7 नवंबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक है वो आप इसकी बुआई खेत में कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे कतार से कतार के बीच की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर और बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई के अंदर आपको क्या करना है, बोना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। बुआई ट्रैक्टर चालित ऑटोमेटिक सीड ड्रिल से भी आप कर सकते हैं और एक बीज बोने के लिए एक यंत्र आता है डिबलर, उस डिबलर की सहायता से भी इसकी बुआई की जा सकती है। तो ये बुआई का समय अक्टूबर नवंबर मैंने बता दिया, बुआई की विधि बता दी, दूरी बता दी और सीड ड्रिल की सहायता से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, तो खाद और उर्वरक तो आपको जब मृदा और खेत की तैयारी अपन प्रारंभिक स्तर में करते हैं
प्राथमिक भूपरिष्करण का कार्य संपादित करते हैं, उसी दौरान है वो इसमें खाद और उर्वरक आपको मिला देने चाहिए। ठीक है, तो कितना मिलाएंगे आप गेहूं की अच्छी उपज लेने के लिए? आप जब मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तो 15 से 20 टन गोबर की खाद, 15 से 20 टन गोबर की खाद है वो आप इसमें मिला लें। इसके अतिरिक्त हरी खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टर की दर से यदि प्रयोग किया जाए तो आपको पैदावार अच्छी मिल सकती है। उसके बाद आती है सिंचाई। सिंचाई उसी समय करनी चाहिए जब गेहूं की अपनी क्या होती है, क्रांतिक अवस्था है। और क्रांतिक अवस्था इसकी कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गेहूं के सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, शीर्ष जड़ निकलना, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जड़ बनना शुरू होती है उस समय। लेट टिलरिंग मतलब कल्ले फूटना, गांठ अवस्था, बालिया निर्माण, दाने की दूधिया अवस्था, दाने की दूधिया अवस्था और दाना पकने की अवस्था, ये समस्त की समस्त गेहूं के फसल की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। और इन्हीं क्रांतिक अवस्थाओं पर आपको सिंचाई फसल को कर लेनी चाहिए ताकि फसल का वृद्धि और विकास अच्छा हो सके और आपको जितनी प्रति हेक्टर की दर से प्रोडक्टिविटी उपज मिलनी चाहिए वो मिल सके। ठीक है, तो ये बता दी मैंने आपको सिंचाई। और गेहूं की फसल के लिए सिंचाई पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए बुआई से लेकर के जब तक फसल नहीं पक जाती है तब तक आपको 10 से 12 बार इसको पानी देना पड़ता है। सिंचाई की क्रांतिक अवस्था यहाँ पर बताई हुई है कि प्रथम सिंचाई, पहली सिंचाई गेहूं में कब करेंगे? बुआई के 20 से 25 दिन बाद, जब इसमें शीर्ष जड़ निकलनी शुरू हो जाती है तब। द्वितीयक सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद, जब इसमें फूटान निकलता है। तृतीयक सिंचाई 60 से 65 दिन के बाद, जब इसमें गांठें बनती है। चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन के बाद, जब इसमें बालियां बनती है। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन के बाद, जब इसके दानों में दूधिया अवस्था आ जाती है। छठी सिंचाई आप 115 से 120 दिन के बाद करते हैं, जब इसमें दाना पक रहा होता है उस समय। तो दाना पकते समय आप सिंचाई करके फिर भले पादप को पानी नहीं देंगे तो भी आपकी फसल परिपक्व हो जाएगी। तो ये कितने दिन के बाद कौन कौन सी क्रांतिक अवस्था पर आपको कब सिंचाई करनी चाहिए के बारे में बता दिया। ये थी सिंचाई। सिंचाई कोई भी फसल है, मैं गेहूं की बात नहीं कर रहा, कोई भी फसल है, प्रत्येक फसल की अपनी एक क्रांतिक अवस्था होती है। उस समय उस क्रांतिक अवस्था में उस फसल को पानी की सख्त आवश्यकता होती है, जल की जरूरत होती है। और उस समय अपन यदि जल दे देते हैं फसल को तो फसल का वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छा होता है और आपका उत्पादन भी आपकी इच्छा के अनुसार वो आपको उपलब्ध हो जाता है। अब अपन ने इतनी सारी मेहनत कर ली, खेत की तैयारी कर ली, अच्छी किस्म के अपन ने बीज खेत में बो दिए, बीजों के उपचार का खर्चा कर लिया, समय पर बुआई कर ली, खाद उर्वरक खेत में अपन ने डाल दिया। अब क्या होता है कि ऐसे पक्षिनिया जैसे कुछ कवक है, ये कवक गेहूं में रोग फैलाने का कार्य संपादित करते हैं। तो उनका हमें संरक्षण करना है, यानी कि पादप की देख रेख करनी है और पादप को हमें प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करना है। तो अपन कैसे करेंगे इनकी बात मैं करता हूँ। तो ये एक रबी की फसल है, ठीक है, हर बार बताता हूँ रबी की फसल है। और रबी सीजन में एनवायरनमेंट शीतोष्ण ठंडा होता है और ठंडे के कारण फसल में पाले की समस्या रहती है। किसकी? पाला पड़ता है। तो उस पाले से बचने के लिए आप गंधक के तेजाब का फसल के ऊपर क्या करें? छिड़काव करें। दूसरी एक इसमें समस्या रहती है दीमक की। तो दीमक को नष्ट करने के लिए आप क्लोरपाइरीफॉस दवाई का क्या करें? उपयोग करें। और 2400 ml
मिलीलीटर पानी में क्लोरपाइरीफॉस मिला करके आप प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ इसका क्या करें, प्रयोग करें। एक इसमें तना छेदक मक्खी आती है या जिसको कहते हैं थ्रिप्स माइट्स मकड़ी होती है, ये अंकुरण के समय तना छेद का प्रकोप कर लेती है, यानी कि जब बीज इसके अंकुरित हो रहे होते हैं उसी दौरान है वो आप इसके तने में छेद कर जाती है और तने में छेद के कारण वो फसल है वो वहीं पर मर जाती है। तो इसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस, ठीक है, 1200 ml, मिथाइल डिमेटोन ये आपके 1200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप पानी में इसका मिलान करें और प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर लें। इसके अलावा मकड़ी, मोयला, जैसिस, तेला, इनको नियंत्रित करने के लिए मिथाइल डिमेटोन डाइमिथियोन 1200 मिलीलीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। यदि फिर भी उसका नियंत्रण नहीं होता है तो आप 15 दिन के बाद फिर इसका दोहरान कर सकते हैं। चूहों की रोकथाम के लिए, चूहे हैं वो कुतर जाते फसल को, ठीक है, जिसके कारण भी आपको काफ़ी फसल को क्षति पहुंचती है। तो आप जिंक फॉस्फाइड आटे के साथ है वो मिला करके या 2 भाग तिल, मूंगफली का तिल इसके साथ मिला करके चूगा के रूप में तैयार करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके रख दें। चूहे खाएंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बीमारी इसमें होती है झुलसा रोग या पत्ती धब्बा रोग, और इसके नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में मिला करके आप 15 दिन के अंतराल में 3 से 4 बार इसका छिड़काव फसल के ऊपर करें। एक बीमारी होती है आवर्त कंठ रोग, ठीक है, और आवर्त कंठ रोग के लिए इसका कोई इलाज नहीं है। आप रोगग्रस्त पादप का यदि पता चल जाए आपको कि इसमें रोग फैला है तो उस पादप को उखाड़ करके क्या कर लें, नष्ट कर लें। या एक 2 ग्राम आता है बुआई से पहले बीटावैक्स प्रति किलोग्राम की दर से आप बीजों को उपचारित करके फिर खेत में बोने से फायदा होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बीमारियां गेहूं में होती हैं, तो इनसे आप प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टुंड रोग होता है, और ठीक है, टुंड रोग में क्या होता है कि जो इसकी बालियां होती हैं, बालियां हैं वो करलित हो जाती है और उसमें दाना है वो नहीं बन पाता। इस दौरान इसमें आप गेहूं के दाने की जगह कोकल बन जाते हैं, मतलब कोकल बन जाते हैं, दाना नहीं बनता है, जिसमें कर्मी के हजारों अंडे होते हैं। टुंड रोग साथ होने से पत्तियां और बालियों में एक पीले रंग का गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो उसके लिए आप पहले मैंने बताया था कि टुंड रोग के नियंत्रण के लिए 20% नमक का घोल बना करके बीजों को उपचारित करने से आपको फायदा होता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, अब वर्तमान समय में इस प्रकार के कृषि यंत्र आ गए हैं। हार्वेस्टिंग सिस्टम में कंबाइन मशीन, जिसको गेहूं की हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, गुसाई और बालियों से दाना अलग करने की एक मशीन है जिसका नाम है कंबाइन। इस कंबाइन मशीन की सहायता से गेहूं की हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों का कार्य साथ साथ में संपादित कर लिया जाता है। ये 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कृषि यंत्र में, कृषि यंत्र और उपकरण। तो ये कंबाइन एक ऐसा कृषि यंत्र या उपकरण कह सकते हैं जिससे गेहूं और चावल की हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों का कार्य साथ साथ में संपादित है वो होता है। तो आप जब फसल पक कर के तैयार हो जाती है तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई अपन करते हैं, और बालियों में दाना झड़ने या टूटने या पशु पक्षियों की हानि होने की संभावना रहती है। तो जब उस दाने में 20% नमी हो उससे पहले है वो आप फसल की हार्वेस्टिंग कर लें, ताकि ज़्यादा नमी नहीं रहेगी तो आपको भंडारित करने में भी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपकी उपज भी आपको है वो इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है।
प्रति हेक्टर की दर से आपको यदि सिंचित क्षेत्र में उन्नत किस्म की फसल बोई है तो आपको 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है। ये थी गेहूं की वैज्ञानिक खेती।